वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं दोस्तों इस समय पे YCT जनरल नॉलेज 2024 का दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। दोस्तों इस मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग आज इस मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 24 पढ़ेंगे और इस पार्ट 24 में टोटल दोस्तों हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो हम लोग 1366 नंबर से लेकर के 1434 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ये वीडियो और ये सीरीज और ये बुक हमारी दोस्तों जो है वो रेलवे भर्ती से रिलेटेड एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। दोस्तों आपको बता दूं कि आज इस बुक में जो हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे दोस्तों गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय और दोस्तों 34वां हमारा अध्याय होगा कथन, नारा और उपाधियों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़ना होगा, जहां से आप लोग हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे। बेनिफिट इस बात के लिए मिलेंगे दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके द्वारा ग्रुप में भेजे गए किसी भी प्रकार के डाउटेड को क्लियर किया जाएगा। साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि जो क्लास नोट्स यहाँ पे हल करवाई जा रही है, इस क्लास नोट्स का हल सीट आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो वो बुक भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे ग्रुप पे मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 24। और ये बुक भी हमारी दोस्तों यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री जो चल रहा है दोस्तों, इतिहास का अध्याय भी हमारा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा इसके 1-2 लेसन बाद, यानी कि 26 पार्ट हमारे टोटल बनेंगे जाके। इसके 24वां पार्ट के बाद लगभग 2 अध्याय और पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा ये इतिहास जो हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। इतिहास के बाद जल्दी ही हम लोग दूसरा इस बुक का हिस्ट्री या ज्योग्राफी, या दोस्तों हिस्ट्री तो कंप्लीट हो जाएगा, ज्योग्राफी या पॉलिटिक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि 1366 नंबर में कहा गया है कि 1793 में स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए रॉबर्ट फ्रांसिस था, वारेन हेस्टिंग्स था, चार्ल्स कॉर्नवालिस था या विलियम होजेस था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 1793 में स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल जो था दोस्तों वो हमारा हो जाएगा चार्ल्स कॉर्नवालिस था, यानी कि 1366 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू करने के समय में बंगाल का गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस था। इन्होंने 22 मार्च 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की थी। इसके तहत दोस्तों 10 वर्षीय स्थायी लगान की व्यवस्था की गई, जो जमींदारों को प्रतिवर्ष जमा करना पड़ता था। और दोस्तों आपको क्या हुआ था, इस व्यवस्था में लगान का 10/11 भाग सरकार को और 1/11 भाग जमींदार को प्राप्त होता था। तो ये इसकी कहानी कुल मिला के इस प्रकार की हुआ करती थी दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा देखा जाए तो चार्ल्स कॉर्नवालिस हमारे इस क्वेश्चन का गवर्नर जनरल था उस समय पे, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 1367 नंबर में कहा है कि इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड रीडिंग ने, लॉर्ड वेवेल ने। तो दोस्तों 1367 का विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो कह रहा इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों को सृजन की पहल की थी? तो वो हमारे थे लॉर्ड रिपन थे। ये सन 1870 ईस्वी में प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव में स्थानीय संस्थानों की शक्तियों और उत्तरदायित्वों में वृद्धि एवं उनके विकास को गति दी। मेयो द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में इन स्थानीय संस्थानों में लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे कहा है कि वायसराय ने, यानी कि किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो लॉर्ड रिपन जो हमारा दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों कब किया गया था ये हमारा देखें तो वर्ष 1870 में प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव में स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों का उत्तरदायित्व दोस्तों यहाँ पे उत्तरदायित्व में वृद्धि कर उनके विकास में गति दी थी। कौन? मेयो ने। तो मेयो ने दोस्तों ऐसा किया था।
तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिलाकर के हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सरकारी निकायों में सृजन की पहल की थी तो दोस्तों लॉर्ड रिपन ने किया था। कब? 1870 या 1882 ईस्वी में। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 1367 का विकल्प नंबर हमारा मेन चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1368 नंबर, यहाँ पे कहा है कि सैनिक विद्रोह, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड डलहौजी थे। तो 1368 का अगर दोस्तों देखेंगे तो सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग देख लीजिएगा, दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो सैनिक विद्रोह के समय या दौरान गवर्नर जनरल दोस्तों कौन थे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। और दोस्तों ये 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और व्यापकता का सिद्धांत था दोस्तों 1857 में। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 1857 में। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 1368 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि 1857 के विद्रोह में तत्कालिक कारण सैनिक थे, मतलब यहाँ पे एक अफवाह यह फैल गई थी कि एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना था। लॉर्ड कैनिंग 1858 में भारत का पहला वायसराय बना था। तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉर्ड, यहाँ पे लिखेंगे लॉर्ड कैनिंग। देखिए लॉर्ड कैनिंग जो था 1858 में भारत का पहला वायसराय बना था। 1858 में भारत का पहला वायसराय बना, वायसराय आगे दोस्तों लिख दीजिएगा बना। ये बात यहाँ पे हो गई, ठीक है ना। ये इसका कुछ मेन मुख्य पॉइंट था। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि 1857 यानी कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या बन गया दोस्तों, चर्बी वाला कारतूस ही 1857 का प्रमुख कारण बना था। यहाँ पे दोस्तों एक चीज मैं और लिखे दे रहा हूं, देखिए 1857 की जो क्रांति थी, 1857 का जो क्रांति थी वो चर्बी वाला कारतूस के लिए प्रसिद्ध हुआ। चर्बी वाला कारतूस के लिए प्रसिद्ध था, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा था। तो 1857 की क्रांति दोस्तों किस वजह से प्रसिद्ध हुई थी? चर्बी वाला कारतूस की वजह से प्रसिद्ध हुआ था। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 1369 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों देख लीजिएगा 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग था। यहाँ पे दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो 1369 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन का गठन लॉर्ड इस्लिंगटन की अध्यक्षता में किया गया था। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 थे। इसी समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम 1911 में भारत आए थे तथा 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई थी। तो दोस्तों 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई गई थी दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं दिल्ली जो है, यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे जो लिखा है दिल्ली 1912 में देख लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली भारत की राजधानी आगे लिख दीजिएगा, राजधानी आगे हम लिख देंगे यहाँ पे बनी। कब बनी थी दोस्तों? 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। कब? 1912 ईस्वी में। तो अगला दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन, और अगला हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिएगा दिया ये गया है 1370 नंबर पे कहा गया है कि भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था। यह गवर्नर जनरल डाट द्वारा किया गया था। तो भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था। यह गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, सर चार्ल्स मैटकाफ द्वारा,
लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा, लॉर्ड मैकाले द्वारा। तो 1370 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया सी, यानी कि भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था। यह गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था, सती प्रथा का उन्मूलन। तो यानी कि 1370 का देखेंगे तो विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि 1829 में क्या हुआ था कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। मानव समाज को कलंकित करने वाली सती प्रथा के उन्मूलन में राजा राम मोहन राय का विशेष योगदान था। इन्होंने इस प्रथा के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई और विलियम बेंटिक के सहयोग से 1829 में इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय का विशेष योगदान था सती प्रथा को खत्म करने में। देखिए यहाँ पे अगर लिख दें सती प्रथा, देखिए सती प्रथा को खत्म करने के लिए, यानी कि खत्म करने में राजा राम, देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, राजा राम मोहन राय का विशेष स्थान था, यानी कि विशेष महत्व था, या विशेष महत्व था, जिन्होंने विशेष महत्व था, जो कि बड़ी आवाज उठाई। और कब दोस्तों इसका अंत हो गया, 1829 में अंत हो गया। कब अंत हो गया दोस्तों, 1829 में अंत हो गया। किसका अंत हो गया, किसका, सती प्रथा का दोस्तों। ठीक है ना, तो ये इससे रिलेटेड कुछ बातें थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 1371 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज यानी कि डोमिनियन स्टेटस के अस्पष्ट प्रस्ताव को घोषणा की थी। तो लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या लॉर्ड कैनिंग ने। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे औपनिवेशिक स्वराज यानी कि डोमिनियन स्टेटस की मांग पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1908 ईस्वी में की थी। उस समय इसका अभिप्राय यह था कि आंतरिक मामलों में भारतीयों को स्वशासन का अधिकार दिया जाए, जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कनाडा को प्राप्त था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और बाद में 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेट को स्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की, लेकिन इसमें औपनिवेशिक स्वराज के स्वरूप ही स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो लॉर्ड इरविन जो हमारा होता है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। विकल्प नंबर अगर दोस्तों देखेंगे तो 1371 का हमारा बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1372 नंबर, और इस पे कहा है कि भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था। भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था। लॉर्ड रीडिंग ने, लॉर्ड लॉरेंस ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड मेयो ने। तो 1372 का दोस्तों आपको बता दूं कि लॉर्ड लिटन जो हो जाएंगे हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा कि भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था। तो दोस्तों लॉर्ड लिटन जो हमारे हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा इन्होंने ऐसा प्रस्ताव दिया था, यानी कि वायसराय देसी भाषा में अधिनियम का प्रस्ताव दिया था। कौन, लॉर्ड लिटन। तो 1372 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1373 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल यहाँ पे पूछा गया है। अगर अंतिम गवर्नर जनरल पूछता तो दोस्तों तो सी राजगोपालचारी हो जाते, लेकिन प्रथम पूछा गया है तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात की जाए, प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो ये हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन, और यहाँ पे अंतिम की अगर बात की जाती तो अंतिम हमारे हो जाते सी राजगोपालचारी हो जाते। तो यहाँ पे दोस्तों 1373 का हमारा कौन सा हो जाएगा, बी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1374 नंबर, इस पे कहा है कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था। देखिए कह रहा ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था। तो लॉर्ड मेयो ने 1869 से 1872 के समय भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था। उसे भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है, और 1872 में भारत प्रथम जनगणना इसी के समय में हुई। कार्यकाल के दौरान अंडमान निकोबार एक अफगान शेर अली अफरीदी द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों देख लीजिएगा लॉर्ड मेयो जो हमारा हो जाएगा
इन्होंने ही भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण करवाया था दोस्तों। कब से कब तक करवाया था? भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण दोस्तों 1869 से 72, 1872 के बीच में इन्होंने लॉर्ड मेयो ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण करवाया था। और दोस्तों आपको बता दूं कि अंडमान निकोबार के एक अफगान शेर अली अफरीदी द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिएगा अंडमान, हम लिख देते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के एक अफगान, यहाँ पे एक अफगान शेर, क्या नाम है? शेर अली अफरीदी। यहाँ पे लिख दीजिएगा शेर अली अफरीदी, शेर अली, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा अफरीदी। शेर अली अफरीदी द्वारा, शेर अली अफरीदी द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। इसकी, यहाँ पे लिखेंगे इसकी हत्या कर दी गई। हत्या आगे दोस्तों लिख दीजिएगा कर दी गई। तो किसकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों? लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। किसकी हत्या की थी, कर दी गई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। कौन किया था? अफगान शेर, यानी कि अंडमान निकोबार के अफगान शेर अली अफरीदी द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। किसकी? लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों ये हमारा, और 1872 में भारत में प्रथम जनगणना इन्हीं के समय में हुई थी। देखिए 1872 में भारत की जनगणना, भारत की जनगणना देखेंगे तो भारत की जनगणना इन्हीं के समय हुई थी। इन्हीं के समय 1872 में भारत की प्रथम जनगणना, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रथम, भारत की प्रथम जनगणना इन्हीं के समय में हुई थी। भारत की प्रथम जनगणना, देखिए भारत की प्रथम जनगणना इन्हीं के समय हुई थी, आगे लिख दीजिएगा। ठीक है भाई, ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 1374 का देखेंगे तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा दिया गया है 1375 नंबर, और इस पे कहा है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था? लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड लिट्टन ने, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन हो जाएगा। 1375 में दोस्तों आपको बता दूं कि अंग्रेज सरकार द्वारा भारत ने सन 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम पारित किया गया, ताकि भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं का पर कड़ा नियंत्रण रखा जा सके। उस समय लॉर्ड लिट्टन भारत का वायसराय हुआ करता था। वस्तुतः यह कानून भाषाई समाचार पत्रों को दबाने के लिए लाया गया था। तो दोस्तों उस समय पे क्या हुआ था? लॉर्ड लिट्टन हमारा वायसराय हुआ करता था। यहाँ पे देखेंगे तो 1375 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 1375 के बाद हम लोग देखेंगे 1376 नंबर, और इस पे कहा है कि जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? देखिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, लॉर्ड बेंटिक के द्वारा। तो 1376 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हमारा विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन लॉर्ड हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली कह रहा है जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग, यानी कि ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो लॉर्ड वेलेचली द्वारा। यानी कि 1376 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 1377 नंबर हमारा दिया गया है। इस पे कहा गया है कि सहायक गठबंधन 1798 में डाट द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों 1377 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है लॉर्ड वेलेजली, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा, इस पे हमारा सी विकल्प सहायक गठबंधन, यानी कि 1798 में डाट द्वारा एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। दोस्तों आपको बता दूं कि भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेलेजली ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया।
यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई थी। किसके किसके बीच में हुई थी दोस्तों? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था, जिसने 1798 में सहायक संधि स्वीकार किया, और मैसूर तथा तंजौर क्रमशः पहले और दूसरे राज्य थे जिन्हें 1799 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली जो हमारा दिया गया है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे 1378 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। देखिए गवर्नर जनरल पूछा गया है, तो यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा, दिख रहा है हमको सी राजगोपालचारी, ये हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो 1378 का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1379 नंबर, और यहाँ पे कहा है रॉबर्ट क्लाइव ने डाट डाट में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की, जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया। तो दोस्तों कहां का नवाब बनाया गया था? बिहार का, अवध का, उड़ीसा का, या दोस्तों बंगाल का। लॉर्ड क्लाइव ने डाट डाट में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की, जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया। दोस्तों कहां का नवाब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था दोस्तों बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे दोस्तों? बंगाल भर देंगे। बंगाल में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की गई, जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर से नवाब बनाया गया। तो यहाँ पे 1379 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1380 नंबर, और इस पे कहा गया है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। देखिए अभी आप पढ़ते चले आ रहे हैं, भारत का प्रथम वायसराय हमारा लॉर्ड कैनिन हो जाएगा। तो 1380 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। लॉर्ड कैनिन का कार्यकाल दोस्तों अगर आपको मैं बताऊं तो 1856 से लेकर के दोस्तों कब था? 1862 तक था। 1856 से 1862 था इनका कार्यकाल था। कार्यकाल किसका? लॉर्ड कैनिन का। ठीक है, तो ये बात आपने जान लिया दोस्तों। और मैं आपको दोस्तों एक चीज ये भी बता दूं कि यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। तो ये इससे रिलेटेड आपने बातें जान लिया। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1381 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे डाट डाट द्वारा पेश किया गया। लॉर्ड विलियम द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। तो 1381 का दोस्तों आपको बता दूं कि सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे दोस्तों डाट डाट द्वारा पेश किया जाता था, जिसे लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा पेश किया जाता था। यानी कि 1381 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि पद्धति शुरू की थी, और भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली के पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद, तंजौर, अवध आदि थे। इंदौर को होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। इंदौर में दोस्तों होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा पेश किया गया था। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1382 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड वेलेस्ली था, लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो 1382 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी में दिया गया है लॉर्ड इरविन, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि वर्ष 1931 में भारत की नई राजनीति के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था दोस्तों? तो लॉर्ड इरविन नाम था उनका। क्या था नाम दोस्तों? लॉर्ड इरविन नाम था। दोस्तों आपको बता दूं कि लॉर्ड इरविन के समय में 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, और 13 मार्च 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ पे 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाला वायसराय का नाम क्या था? लॉर्ड इरविन नाम था। ठीक है ना। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है 1383 नंबर, और 1383 में कहा गया है कि डाट डाट ने सन 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की थी। तो देखिए डाट डाट ने सन 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की थी, तो वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। 1383 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा
तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 1383 का लॉर्ड कॉर्नवालिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल दोस्तों सितंबर 1786 से अक्टूबर 1793 ईस्वी तक था। उन्होंने दोस्तों क्या किया था दोस्तों, देख लीजिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में अगर जानना चाहें तो इनका जो कार्यकाल था दोस्तों, यहाँ पे लिख दीजिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, यहाँ पे लिख देते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। देख लीजिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का, आगे लिख दीजिएगा कार्यकाल, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल दोस्तों कब से कब तक था। तो इनका जो कार्यकाल था दोस्तों वो 1786 से 1793 तक था, 1786 से 1796 ईस्वी तक था। ये बात हो गई दोस्तों, आपने जान लिया 1786 से 1793, 96 ने दोस्तों यहाँ पे 1793 ईस्वी तक था। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि ये 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की एवं पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। दोस्तों इन्हें, दोस्तों एक चीज और भी लिख दीजिएगा, इन्हें पुलिस सेवक का जनक माना जाता है। देखिए इन्हें पुलिस सेवक, इन्हें पुलिस सेवक का जनक माना जाता है। जनक आगे दोस्तों लिख दीजिएगा माना, फिर यहाँ पे जाता, फिर लिख दीजिएगा है। इन्हें पुलिस सेवक का जनक माना जाता है। अच्छा ये बात हो गई। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1384 नंबर में कहा गया है, यहाँ पे ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। देखिए अभी वही बात आ गई ना, भारत के सिविल सेवक का जनक या पुलिस सेवा का जनक। भारत के पुलिस सेवा का जनक दोस्तों किसे माना जाता है, और इसमें पूछ लिया गया भारत के सिविल सेवक का जनक किसे माना जाता है। तो वही बात हो गई, सिविल सेवा कह देंगे या पुलिस सेवा कह देंगे तो यही हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। 1384 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1385 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया कि 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डाट में मदरसा की स्थापना की। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डाट में मदरसा की स्थापना की। तो दोस्तों देख लीजिएगा मुंबई में किया था, दिल्ली में, बिहार में या कलकत्ता में। तो दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा 1385 का डी ऑप्शन कलकत्ता हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। तो ये बात आपको पता चल गई कि 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन एवं शिक्षण के लिए सबसे पहले कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1386 नंबर, इस पे कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। ये पीछे क्वेश्चन में आपने पढ़ा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी उस समय पे गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो लॉर्ड डफरिन, यहाँ पे सी ऑप्शन पे दिया गया है। तो विकल्प नंबर 1386 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1386 के बाद अगर दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1387 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि बंगाल सती विनिमय 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था। बंगाल सती विनिमय 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा ये हमारा मतलब लाया गया था। कौन सा सती विनिमय 1829 भारत में किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लाया गया था। 1387 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1387 के बाद हम लोग देखेंगे 1388 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था। तो देख लीजिएगा किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों, आपको बता दूं कि लॉर्ड कैनिन के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था, लॉर्ड कैनिन के समय में हुआ था। लॉर्ड कैनिन के समय में हुआ था। कब दोस्तों, लॉर्ड कैनिन के समय में जब दोस्तों हुआ था, ये हमारा 1857 का विद्रोह यहाँ पे माना जाता है। 1857 का विद्रोह हो जाएगा यहाँ पे। तो ये विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगर और मैं आपको बताऊं दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग जो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है, इन्होंने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ये क्या किए थे, नरबली पर देखिए नरबली पर प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध लिख दीजिएगा, प्रतिबंध आगे लिख दीजिएगा लगाया। ठीक है, ये हो गया। और दोस्तों अगर इसकी बात की जाए
लॉर्ड बेंटिंग की, तो ये सती प्रथा पर, सती प्रथा का उन्मूलन किया। देखिए सती प्रथा, देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, सती प्रथा का उन्मूलन किया, उन्मूलन किया, ठीक है, उन्मूलन किया। लॉर्ड एनेब्रो, लॉर्ड एनेब्रो जो है ये दास प्रथा का उन्मूलन किया है। ये कौन सी प्रथा का, ये दास प्रथा का, दास प्रथा का उन्मूलन किया, उन्मूलन किया दोस्तों, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ बातें हो गई। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 1388 का विकल्प नंबर हमारा बी नहीं दोस्तों, यहाँ पे डी हो जाएगा। 1388 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 1388 के बाद हम लोग देखेंगे 1389 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलियंगटन थे, लॉर्ड रीडिंग थे, लॉर्ड वेवेल थे, लॉर्ड इरविन थे। तो दोस्तों 1389 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर में ये पूछा गया है कि गांधी जी ने जब दांडी यात्रा का आह्वान किया था, कब किया था दोस्तों? गांधी जी ने दांडी यात्रा का जब आह्वान किया था तो उस समय भारत के वायसराय दोस्तों कौन थे? तो उस समय पे भारत के वायसराय दोस्तों लॉर्ड इरविन को माना जाता है दोस्तों। 1789 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका विकल्प नंबर 1389 का हमारा डी के साथ राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1390 नंबर, इसमें कहा है कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी, 1838 में लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताएं, लागू हुए सुधार का नाम बताएं। देखिए 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताएं। विधवा पुनर्विवाह लागू हुआ था, सती प्रथा का प्रतिरोध लागू हुआ था, या व्यापगत का सिद्धांत लागू हुआ था, या मार्लेमेंटो सुधार लागू हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि उस समय पे क्या हुआ था, व्यापगत का सिद्धांत लागू हुआ था। 1390 का देखा जाएगा तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1391 नंबर में कहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है? तो अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए इसमें से किस व्यक्ति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी? तो वो थे हमारे दोस्तों थॉमस बैगिंगटन मैकाले थे। तो 1391 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका थी? थॉमस बैगिंगटन मैकाले हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा 1391 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और 1392 नंबर में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि इनमें से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है? इनमें से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है? तो वो हो जाएंगे दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माने जाने वाले जो व्यक्ति हो जाएंगे दोस्तों वो हमारे कौन हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कुल मिला के विकल्प नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल 21 अप्रैल 1947 को दिल्ली के मेटकाफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनरी अधिकारियों को संबोधित किया था। वर्ष 2006 से 21 अप्रैल का सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये बातें इससे रिलेटेड थी दोस्तों हमारा, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं का जनक हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानते हैं। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1392 के बाद हम लोग देखेंगे 1393 नंबर, और इसमें कहा गया है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया? किस साम्राज्य को, यहाँ पे करा ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया? यहाँ पे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया? तो दोस्तों देख लीजिएगा चेरी नाम किसको दिया था? तो यहाँ पे आपको दोस्तों बता दूं अवध साम्राज्य को दिया था, ग्वालियर साम्राज्य को, विजयनगर साम्राज्य को, झांसी साम्राज्य को। तो चेरी साम्राज्य नाम दिया गया था अवध साम्राज्य को। 1393 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट होगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1394 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज माना जाता है? इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? तो अभी आपने दोस्तों पीछे पढ़ा है कि ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का, देखिए ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माने जाने वाला व्यक्ति हो जाएगा चार्ल्स कॉर्नवालिस हो जाएगा। तो 1394 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा
अब दोस्तों आपको बता दूं कि इसके जन्मदाता देखिए कार्नवालिस भारत के सिविल सेवा के जन्मदाता हैं। इस सेवा को 1853 में, कब दोस्तों 1853 में प्रतियोगात्मक परीक्षा होने लगी थी इसमें। और दोस्तों प्रारंभ में इंग्लैंड में होती थी, परंतु 1923 में ये भारत में भी होने लगी। इसे पुलिस सेवा का जन्मदाता भी माना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 1394 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा अध्याय हमारा आ रहा है, और अगले अध्याय में यहाँ पे हमको बताना ये है, कह रहा है यहाँ पे कह रहा कथन, नारा और उपाधियों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? कथन, नारा और हम लोग यहाँ पे उपाधियां। किसका क्या कथन है, किसका कौन सा नारा है, किसकी क्या उपाधियां हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन, अच्छा अध्याय है यहाँ पे हमारा। देख लीजिएगा कहा गया कि निम्न में से किसे पंजाब केसरी भी कहा जाता था। देखिए पंजाब केसरी हम लोग बोलते थे लाला लाजपत राय जी को बोलते थे। 1395 का अक्सर पेपर में पूछा जाता है दोस्तों। देख लीजिएगा 2022 के ग्रुप डी के लेटेस्ट पेपर में पूछा गया है। पंजाब केसरी हम लाला लाजपत राय जी को बोलते हैं। यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा 1395 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा, पंजाब केसरी हम लोग किसको बोलेंगे? लाला लाजपत राय जी को बोलेंगे। और 1396 में कहा गया है कि इनमें से किसे देश बंधु के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने 1922 में एक सत्र के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। और फिर आगे दोस्तों देखेंगे, और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की सह स्थापना की। तो दोस्तों देख लीजिएगा वो हमारे कौन व्यक्ति हो जाएंगे? वो व्यक्ति हो जाएंगे हमारे दोस्तों, आपको मैंने पिछले पार्टों में इसको पढ़ाया, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको जरूर ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कहा गया है इनमें से किसे देश बंधु के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने 1922 में एक सत्र के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की सह स्थापना की। तो वो व्यक्ति हो जाएंगे चित्तरंजन दास हो जाएंगे। 1396 का विकल्प नंबर हमारा डी यहाँ पे हो जाएंगे चित्तरंजन दास। हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपने जान लिया क्या हो जाएगा, चित्तरंजन दास हमारा जो हो जाएगा वो देश बंधु नाम से भी जाना जाता है। इन्हें 1922 में एक सत्र के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना भी इन्होंने की थी। देखिए अब यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं मोतीलाल नेहरू। देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर, मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर, मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर, कौन मिलकर? देखिए यहाँ पे चित्तरंजन दास, यहाँ पे लिख दीजिएगा चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। और स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो ये दोस्तों आपको बता दूं कि इस पार्टी का गठन 1923 में स्वराज, देखिए हमें लिख देंगे स्वराज पार्टी का गठन किया गया। स्वराज पार्टी का आगे दोस्तों लिख दीजिएगा गठन किया गया आगे लिख दीजिएगा। ठीक है भाई, तो ये बातें हो गई दोस्तों। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 1396 के बाद हम लोग देखेंगे 1397 नंबर। इस पे कहा है कि आधुनिक मनु के रूप में कौन जाना जाता है? आधुनिक मनु के रूप में कहा कौन जाना जाता है? तो आधुनिक मनु के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। तो 1397 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा है कि वह अंग्रेज कौन था जो भारत आया, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाया और बाद में दीनबंधु के नाम से जाना गया। तो ये दोस्तों कह रहा वह अंग्रेज कौन था जो भारत आया और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाया और बाद में दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। तो वो व्यक्ति हो जाएगा C.F. एंड्रयूज। देखिए विकल्प नंबर जो ए दिया गया है 1398 का, यही हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा C.F. देखिए हमने C.F. एंड्रयूज लिख दिया, C.F. एंड्रयूज हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला देख लेते हैं। यहाँ पे 1398 के बाद हम लोग देखेंगे 1399 नंबर, और इस पे कहा है कि भारतीय इतिहास में
किसे बादशाह खान कहा जाता है? तो देखिए भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता है? तो ये खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है। देखिए बादशाह खान किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है। 1399 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि खान अब्दुल गफ्फर खान सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे। ये सरहदी गांधी और बच्चा खां तथा बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। देखिए बादशाह खान को खान अब्दुल गफ्फर खान के नाम से भी जाना जाता था और इनको सरहदी गांधी भी कहा जाता। देखिए इनको सरहदी गांधी, आगे लिख दीजिएगा सरहदी गांधी, और दोस्तों क्या सरहदी गांधी। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे बच्चा खां और बादशाह खान। देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा बच्चा खां और बादशाह खान। यहाँ पे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। ये बात यहाँ पे हमारी हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा राइट हो जाएगा 1399 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया 1400 नंबर। इस पे कहा है किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास से एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यायित किया था? विंस्टन चर्चिल, रविन्द्रनाथ टैगोर, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो दोस्तों आपको बता दूं किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास से एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यायित किया था? तो वो हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। विकल्प नंबर हमारा 1400 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1400 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 1401 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 1401 नंबर हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है, इस पे कहा गया है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नरेंद्र मोदी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी। तो संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले जो व्यक्ति हो जाएंगे हमारे जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। विकल्प नंबर हमारा बी पे मौजूद है। तो 1401 का दोस्तों देखा जाएगा तो हमारा बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार व नारा है जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। और संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल थीं, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति इसमें शामिल थी। देखिए जो हमारा था ये संपूर्ण क्रांति क्या था? देखिए संपूर्ण क्रांति में देखा जाए तो संपूर्ण क्रांति में क्या था? इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया था। देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, देखिए संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण हम यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य जो था देखिए संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य जो था इंदिरा गांधी की, यहाँ पे क्या लिख देंगे? इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकना। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकना। यहाँ पे लिख दीजिएगा उखाड़, आगे लिख दीजिएगा दोस्तों फेंकना। इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकना था। और दोस्तों इसमें क्या था? इस क्रांति में दोस्तों क्या था? इस संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल थी। देखिए इसमें 7 क्रांतियां शामिल थी। देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा 7 क्रांतियां शामिल थी। 7 आगे दोस्तों लिख दीजिएगा क्रांतियां शामिल थी, शामिल आगे लिखिएगा थी। अब उन 7 क्रांतियों में कौन कौन था दोस्तों देख लीजिएगा। राजनैतिक था, हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों राजनैतिक लिख दिया, पहला हो गया। दूसरा अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा आर्थिक हो जाएगा, आर्थिक। और तीसरा देखेंगे तो सामाजिक हो जाएगा। देखिए तीसरा देखेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सामाजिक हो जाएगा। चौथा अगर देखा जाए तो सामाजिक बाद बौद्धिक हो जाएगा, बौद्धिक हो जाएगा। अब बौद्धिक के बाद फिर अगर दोस्तों देखेंगे 5वां तो हमारा शैक्षणिक हो जाएगा। यहाँ पे हमारा शैक्षणिक लिख दीजिएगा। शैक्षणिक के बाद दोस्तों छठा देखेंगे तो छठा हमारा हो जाएगा आध्यात्मिक हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे देखिए हमारा एक हो गया राजनैतिक हो गया, आर्थिक हो गया और सामाजिक हो गया, बौद्धिक हो गया, सामाजिक के बाद बौद्धिक हो गया और फिर शैक्षणिक हो गया। देखिए शैक्षणिक के बाद देखेंगे आध्यात्मिक हो गया। देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा आध्यात्मिक, यहाँ पे हमारा आध्यात्मिक हो गया। एक दोस्तों 7वां हमारा सांस्कृतिक हो जाएगा, सांस्कृतिक
सांस्कृतिक, आगे लिख दीजिएगा सांस्कृतिक हो जाएगा। ये हमारी 7 क्रांतियां थी इससे रिलेटेड, ठीक, 7 क्रांतियां शामिल थी इसमें, ये सातों, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 1402 नंबर में यहां पे दिया गया है, कहा गया कि भारतीय राष्ट्रवाद एक संभ्रांत घटना है जो वकीलों एवं डॉक्टरों तथा जमींदारों द्वारा उपजाई गई थी। यह किसका कथन है? राजेंद्र प्रसाद का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, या फिर दोस्तों महात्मा गांधी का। तो 1402 का अगर दोस्तों देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रवाद एक संभ्रांत घटना है जो वकीलों एवं डॉक्टरों तथा जमींदारों द्वारा उपजाई गई थी। यह किसका कथन है? तो यह कथन दोस्तों महात्मा गांधी जी का है। यानी कि 1402 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे 1403 नंबर पे दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया है, इसमें कहा है कि किसने कहा था, देखिए इसने लिखा किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। देखिए कौन व्यक्ति ऐसे कहा था? बिपिन चंद्र पाल ने कहा था, अरविंद घोष ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, या बाल गंगाधर तिलक ने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद जो दोस्तों दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 1403 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1404 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो महात्मा गांधी, ए ओ ह्यूम, लाला लाजपत राय, जवाहर लाला नेहरू। देखिए जवाहर लाला नेहरू हमारा जो दिया गया है यहाँ पे, अगर दोस्तों देखेंगे तो इन 4 ऑप्शनों में से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, करा निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा सिद्धांत यानी कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? तो इसको किसने दिया था दोस्तों? लाला लाजपत राय जी ने दिया था। 1404 का हमारा देखा जाए तो विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा दिया गया है 1405 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित कथन किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये वाक्य है, इसको दोस्तों कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको मैं इसे लेकर रहूंगा। तो लोकमान्य तिलक जी ने कहा था ऐसा। तो 1405 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इनका जन्म अगर दोस्तों देख लीजिएगा, लोकमान्य तिलक जी का जन्म अगर बात की जाए तो ये क्या कब हुआ था? 23 जुलाई 1856 को हुआ था और मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुआ था। तो ये लोकमान्य तिलक का प्रसिद्ध कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, इनका यहाँ पे ये प्रमुख नारा था। लोकमान्य तिलक का पूरा मूल नाम दोस्तों था बाल गंगाधर तिलक था। देखिए लोकमान्य तिलक का मूल नाम, देखिए इनका लिख दीजिएगा, मूल नाम जो था बाल गंगाधर तिलक था। क्या था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक। गंगा आगे लिख दीजिएगा धर, फिर आगे लिख दीजिएगा तिलक था। बाल गंगाधर इनका मूल जो नाम था वो था बाल गंगाधर तिलक। अब इनके अगर जन्म की बात की जाए और मृत्यु की बात की जाए तो दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था 23 जुलाई 1856 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 23 जुलाई 1856 में हुआ था। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 1 अगस्त 1920 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1 अगस्त 1920 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये इनसे जन्म और मृत्यु से रिलेटेड बातें हो गई। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 1407 नंबर, और इस पे कहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा का नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अभी आपने पढ़ा है दोस्तों। 1407 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। दोस्तों 1406 में अभी आप शायद देखिए 1406 हमारा क्या था? देखिए 1405, 1405 के बाद इधर 1407 कर दिया गया, यानी 1406 रखने में मिस्टेक हुआ होगा। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा दिया गया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको दोस्तों किसने दिया था? हमारा ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था?
तो वही बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। देखिए ये क्वेश्चन हमारा 2 बार रख दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बता दूं कि जो 1406 नंबर था वो भी हमारा सेम यही क्वेश्चन ही था रहा होगा, ठीक है ना, इसीलिए इसको 2 बार रख दिया गया है, ठीक है, ऐसा ही कुछ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1408 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा है कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था। उपरोक्त कथन किसका है? दोस्तों अगर देखेंगे तो ये कथन जो हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी जी का कथन है। तो 1408 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे 1409 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। देखिए कौन सा विकल्प कह रहा है गलत है, और बाकी 3 हमारे सही होंगे, एक विकल्प हमारा कोई गलत होगा। तो वो गलत विकल्प को हमको बताना है कि कौन सा विकल्प हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे इसने दिया गया करो या मरो का नारा, इसमें दोस्तों देख लीजिएगा लिखा है कि लाला लाजपत राय ने दिया। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, ये जो करो और मरो का नारा दोस्तों जो दिया गया था, ये लाला लाजपत राय ने यहाँ पे बताया गया दिया है, तो ये गलत दिया गया है। करो या मरो का नारा दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दिया था। यहाँ पे लाला लाजपत राय नहीं होना चाहिए, बल्कि इस जगह पे क्या होना चाहिए, महात्मा गांधी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? महात्मा गांधी होना चाहिए। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों इस जगह पे, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, और इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, ये सही है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, अभी आपने पढ़ा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा नारा दिया था। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का जो ये हो जाएगा, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था। देखिए मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पे, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, तो इसको दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती, यहाँ पे लिखेंगे क्या, दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं दयानंद सरस्वती ने दिया था। और दोस्तों आपको बता दूं, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, लाला लाजपत राय ने ऐसा कहा था। ठीक है, चलिए कुल मिला के यहाँ पे आपने जान लिया, तो हमारा राइट कौन सा हो जाएगा, 1409 का अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 1400 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा 1409 का विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे दिया गया था दोस्तों देख लीजिएगा, करो या मरो का नारा लाला लाजपत राय ने जो लिखा है ये गलत लिखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है ना, चलिए लाला लाजपत राय ने क्या कहा था अगर आप लिखना चाहें तो चलिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाई भी दे रहा हूं, मेरे सिर पर लाठी, देखिए मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के, यहाँ पे लिख दीजिएगा अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील, यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा ताबूत की, आगे लिख देते हैं ताबूत की कील साबित होगा, ताबूत की कील आगे लिख देते हैं साबित होगा। इसको जो कहा था दोस्तों लाला लाजपत राय ने कहा है, लाला लाजपत राय ने ऐसा कहा था। ठीक है, देखिए ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये इससे रिलेटेड बातें हो गई। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1410 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा हमारे जीवन से रोशनी चली गई। तो जवाहरलाल नेहरू किसके निधन के बाद उन्होंने कहा कि हमारी रोशनी चली गई, तो दोस्तों ये महात्मा गांधी के निधन के बाद जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारी जीवन से रोशनी चली गई। तो यहाँ पे 1410 का देखेंगे तो विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 30 जनवरी 1948 की शाम को महात्मा गांधी की हत्या की खबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय रेडियो पर देश को संबोधित किया। द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ्स, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, गांधी की हत्या पर नेहरू ने ये शब्द बोले थे। तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर 1410 का
डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1411 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि इनमें से किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये दिया गया है यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन पे। तो 1411 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। उन्हें यह उपाधि महात्मा गांधी द्वारा प्रदान की गई थी। लौह पुरुष की उपाधि दोस्तों महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई को दिया था। और दोस्तों बरदौली सत्याग्रह 1928 के दौरान वहां की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। और भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे कौन? वल्लभ भाई पटेल जी। तो यहाँ पे कुल मिला के किसे लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आगे कहा गया कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बरनौली, देखिए यहाँ पे बरनौली हत्याकांड में दोस्तों मतलब वहां के, देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ था? बरदौली सत्याग्रह 1928 के दौरान वहां की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। कब? देखिए यहाँ पे अगर लिख देंगे, हम लिख देते हैं बरदौली, यहाँ पे बरदौली, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। देखिए सत्याग्रह बरदौली सत्याग्रह 1928 में मतलब में महिलाओं के कहने पर, महिलाओं आगे लिख दीजिएगा, महिलाओं के कहने पर गांधी जी ने, आगे लिख दीजिएगा, गांधी जी ने सरदार की उपाधि दी। सरदार की उपाधि दी। तो ये हमारा यहाँ पे कुल मिलाकर दोस्तों क्वेश्चन राइट हो जाएगा, ये बी ऑप्शन। तो 1412 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, आपको बता दूं कि इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी जो यहाँ पे दिया गया सी ऑप्शन। 1413 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि दादा भाई नौरोजी क्या थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को और मृत्यु 30 जून 1917 को हुई थी। ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता हुआ करते थे। तो इनका जन्म अगर दोस्तों देखें, देखिए जन्म की अगर इनकी बात कर ली जाए और मृत्यु की बात कर ली जाए, किसकी? दादा भाई नौरोजी जी की। तो जन्म इनका हुआ था दोस्तों 4 सितंबर 1825, यहाँ पे लिख दीजिएगा 4 सितंबर 1825 में इनका जन्म हुआ था। अगर इनकी मृत्यु की बात कर ली जाए तो इनका मृत्यु 30 जून, यहाँ पे हम लिख देते हैं 30 जून 1917 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिला के अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे दिया गया सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1414 नंबर पे कहा है कि किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो वो स्वतंत्रता सेनानी हमारे हो जाएंगे चित्तरंजन दास जी हो जाएंगे। 1414 का दोस्तों देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला दोस्तों इन्होंने क्या किया था? मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कहाँ पे? और दोस्तों इलाहाबाद में इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कौन? चित्तरंजन दास जी। इन्हीं को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1415 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? भारत के मार्टिन लूथर दोस्तों आपको बता दूं कि दयानंद सरस्वती को जाना जाता है। इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? तो 1415 का दोस्तों विकल्प नंबर बी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों दयानंद सरस्वती को भारत के मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की। देखिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की आगे लिख दीजिएगा स्थापना की। और इनकी जो इन्होंने पुस्तक जो लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। यहाँ पे हम लिख देते हैं सत्यार्थ
प्रकाश, देखिए सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक, नामक आगे दोस्तों लिख दीजिएगा पुस्तक लिखी। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी। तो ये हमारा इनसे ये दो बातें हो गई दोस्तों। और अगला दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया ये गया है। इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि एम के गांधी यानी कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। देखिए महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये विकल्प नंबर सी में दिया गया है। तो 1416 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। तो यहाँ पे एम के गांधी यानी कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन 1417 पे आ जाते हैं। और 1417 नंबर में हमारा पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। देखिए करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के बीच में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में। तो दोस्तों इस आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, 9 अगस्त 1942 को की गई थी। देखिए 9 अगस्त, यहाँ पे हम लिख देते हैं 9 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे भारत आगे दोस्तों लिख दीजिएगा छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये बात आपने जान लिया। तो 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो 1417 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1418 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। देखिए यहाँ पे दिल्ली चलो का नारा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो 1418 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा जो लिखा मोहम्मद अली जिन्ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे दोस्तों यहाँ पे क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, ये जो थे यानी कि 1418 का हमारा दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और मोहम्मद अली जिन्ना जो था दोस्तों वो अपने भारत को 2 भागों में बांटने का इसका मुख्य उद्देश्य यही था। ये मोहम्मद अली जिन्ना ही इसका मेन वो था जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करवाया था। ये था। और दोस्तों अगर आपको मैं और एक चीज बता दूं तो देख लीजिएगा, यहाँ पे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि जय बहादुर शास्त्री ने दिया था। यहाँ पे लिख दीजिएगा जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो इसको किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री। देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा लाल, आगे हम लिख देते हैं बहादुर और फिर आगे लिख देते हैं शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने यहाँ पे जय जवान जय किसान का नारा दिया था। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देखिए दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और तुम मुझे खून दो, यहाँ पे मैं आगे लिखे दे रहा हूं, तुम मुझे खून दो, देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी, मैं आगे लिख दीजिएगा मैं तुम्हें आजादी। इसका नारा भी किसने दिया था, इसका भी नारा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और इसका भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी, इसका नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था। करो या मरो या भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने दिया था। देखिए यहाँ पे अगर आप दूसरा मैं लिखूं करो या मरो, देखिए करो या मरो या फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए करो या मरो या फिर दोस्तों भारत छोड़ो, यहाँ पे भारत छोड़ो, इसका नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा, देखिए महात्मा आगे लिख दीजिएगा गांधी, महात्मा गांधी ने दिया था। देखिए तीसरा अगर हम देखें यहाँ पे
तो तीसरा हमारा दोस्तों यहाँ पे दिया गया आराम हराम है। देखिए यहाँ पे हमारा आराम आराम हराम है, हराम है, इसको जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया। ठीक है, आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने दिया। और दोस्तों आपको तो साइमन कमीशन वापस लाओ, लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा एक और है साइमन, यानी कि आगे लिख दीजिएगा साइमन कमीशन, कमीशन वापस लाओ, साइमन कमीशन वापस लाओ का नारा किसने दिया था? इसका नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। लाला लाजपत राय ने दिया था। तो ये दोस्तों कुछ हो गए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का एक और नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। करो या मरो या भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने दिया था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। साइमन कमीशन वापस लाओ लाला लाजपत राय ने दिया था। तो इस प्रकार से ये नारे हो गए दोस्तों, कुल मिलाकर इनको ध्यान में रखिएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1419 नंबर में कहा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था 1419 का। विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1420 नंबर यहाँ पे कहा जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्न में से किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? बांधों को, वनों को, नदियों को या फिर दोस्तों झीलों को? तो ये हो जाएगा बांधों को। हम जानते हैं जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्न में से किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? तो बांधों को आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में हम लोग जानते हैं। तो 1400 दोस्तों 20 का देखेंगे तो विकल्प नंबर यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1421 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट हैव का इस कह रहा किस नेता का कथन है? कह रहा स्वराज इज माई बर्थ। देखिए कह रहा कौन से नेता का ये नारा है? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये कौन से नेता का नारा है? जवाहरलाल नेहरू का, बिपिन चंद्र पाल का, बाल गंगाधर तिलक का या मोतीलाल नेहरू का? तो दोस्तों ये जो हमारा कथन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी का है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये हमारा बाल गंगाधर तिलक जी का ये हमारा नारा है, या उन्होंने ऐसा बोला था, या आप कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है 1422 नंबर, और इस पे कहा है कि सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे थे? मोहम्मद इकबाल ने, और या फिर मुंशी प्रेमचंद ने, कवि प्रदीप ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों आपको बता दूं कि सारे जहां से अच्छे गाने के बोल मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया था। मोहम्मद इकबाल इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा राइट आंसर। सारे जहां से अच्छे मोहम्मद इकबाल ने इसको लिखा था। मोहम्मद इकबाल एक प्रसिद्ध कवि और राजनीतिक थे। इनकी मुख्य रचनाएं सिकवा 1909 में, सिख लेक्चर्स ऑन दी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट बागेद्रा ये, और तराने हिंद। इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं फारसी में लिखी थी। कौन? इकबाल, मोहम्मद इकबाल ने अपनी अधिकतर रचनाएं फारसी में लिखा था। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 1422 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लेंगे 1423 नंबर में कहा है कि कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? अभी आपने पीछे पढ़ा है कि पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है। तो 1423 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, किसे फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है? किसे फादर्स ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है? फादर्स ऑफ इंडियन, देखिए कहा ना फादर्स ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो 1424 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1425 नंबर, और इसमें कहा है कि वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, तो वो व्यक्ति हमारे कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा 1425 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन तथा बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना गुरुदेव ने ही की थी।
और 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी कविताओं की पुस्तक गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये प्रथम भारतीय थे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 1425 का विकल्प नंबर सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1426 नंबर, इसमें कहा है कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के केसर ए हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने सम्मानित किया था, या लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड हार्डिंग ने, या लॉर्ड कर्जन ने? तो दोस्तों महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर ए हिंद पदक से लॉर्ड हार्डिंग ने सम्मानित किया था। लॉर्ड हार्डिंग यानी कि केसर ए हिंद पदक से लॉर्ड हार्डिंग ने उनको सम्मानित किया था। 1426 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1427 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी? तो दोस्तों केसर ए हिंद गांधी जो मतलब ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो ये ब्रिटिश ने दोस्तों गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि प्रस्तुत की थी यानी प्रदान की थी। बाद में गांधी जी ने इसे त्याग दिया था। तो यहाँ पे देखेंगे 1427 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1428 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन में कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो 1428 को दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1915 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें सर की उपाधि दी गई थी, जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में विरोध में वापस कर दिया था। तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने गुरुदेव की उपाधि दी थी, महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा 1429 नंबर में दिया गया है। इस पे कहा गया है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कहा था कि यहाँ जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। 1429 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1429 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 1430 नंबर, और 1430 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है। इस पे कहा है कि भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दिया था, जो कि विकल्प नंबर सी पे मौजूद है। तो 1430 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 31 नंबर 1431 में, फिर दोस्तों देख लीजिएगा भारतीय यहाँ पे कहा है 1431 में मतलब 1429 था ये हमारे हिसाब से। दोस्तों देख लीजिएगा 1430 नंबर ये भी दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 1430 के बाद अगर हम देखेंगे 1431 नंबर हमारा ये दिया गया है। ठीक है, कहा गया है कि 1430 में भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? देखिए वही क्वेश्चन को दो बार रिपीट कर दिया गया है। 1430 को अगर देखेंगे तो भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान, देखिए यहाँ पे 1430 हमने पढ़ा, देखिए यही क्वेश्चन है, भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। तो यहाँ भी वही उसी क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर दिया गया है। तो इसमें भी महात्मा गांधी आप टिक करिएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1432 नंबर, देखिए 31 को यहाँ पे गैप कर दिया गया। गैप क्या कर दिया गया? रखने में यहाँ पे मिस्टेक हुई होगी, ठीक है ना। तो देखिए अब कहा गया है ऐसे जियो जिसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। तो इसने देखिए ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे मात्राएं कुछ कटी पटी हैं। देखिए लिखा है ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? महात्मा गांधी द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा, या दोस्तों चाणक्य द्वारा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो 1432 का विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है महात्मा गांधी द्वारा, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए भाई अगला देख लीजिएगा, और यहाँ पे 32 के बाद हम लोग देखेंगे 1433 नंबर पे, और यहाँ पे कहा है कि हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें,
शब्द गौड़ है, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं, ऐसा किसने कहा? महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 1433 का अगर दोस्तों देखा जाए तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा ये सी, स्वामी विवेकानंद। ये दिया गया सी पे। करा हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौड़ है, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं, ऐसा किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। 1433 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1434 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। यह शब्द किसने कहे थे? सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। यह शब्द किसने कहा था? दोस्तों यह शब्द कहने वाले दोस्तों हो जाएंगे दलाई लामा। विकल्प नंबर जो हमारा डी पे दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 1434 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द दलाई लामा ने कहा था। दोस्तों आपको बता दूं कि आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी अगर आपको पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे रेलवे भर्ती से रिलेटेड एग्जामों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई जा रही है, क्योंकि दोस्तों आने वाले रेलवे भर्ती में आपकी एक सीट सुनिश्चित हो सके। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ही पढ़ाया जाता है, कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए सारे एग्जामों को यहाँ पे दोस्तों अध्यायवार अध्याय में जो भी यहाँ पे पूछे गए क्वेश्चन है उनको अध्यायवार अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। बेनिफिट इस बात के लिए होंगे दोस्तों, आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको आपके द्वारा भेजे गए किसी डाउटेड को उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। साथ में दोस्तों आपको हर रोज करंट अफेयर ग्रुप में मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों एक क्लास नोट्स का हाल सेट पीडीएफ मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं किसी भी प्रकार के कोई भी बुक का अगर पीडीएफ चाहते होंगे तो वो बुक का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से, और भी ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। तो आप लोग ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर जुड़िए। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों